हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों, अपना जो प्राचीन भारत है, एंशियंट हिस्ट्री, ये रेगुलर स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। मैंने आप लोगों को अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल में पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट किया था, उसको भी अच्छे से अपन ने पढ़ा। उसके बाद अपन लेके आए थे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में दो सभ्यता आई थी, एक ऋग्वैदिक सभ्यता और एक उत्तर वैदिक सभ्यता, है ना। मतलब ऋग्वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड, इसको भी अपन ने अच्छे से खत्म कर लिया था। उसके बाद दोस्तों एक नया काल आया था, उसको बोलते हैं दोस्तों वैदिकोत्तर काल। वैदिकोत्तर काल किसे बोलते हैं? जो वैदिक सभ्यता के बाद का काल है। मतलब वैदिक सभ्यता के लोगों का जो जीवन यापन था, उनकी जो सोशल लाइफ थी, इकोनॉमिकल लाइफ थी या पॉलिटिकल लाइफ थी, उनके बाद जो चेंजेस आए उसी को बोलते हैं दोस्तों वैदिकोत्तर काल। वैदिकोत्तर काल मतलब पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड, ठीक है। ये चला था कब से दोस्तों? ये चला था 600 बीसी के बाद का, ठीक है। और इस वैदिकोत्तर काल को ही सूत्र काल बोलते हैं, इसे ही द्वितीय नगरीकरण बोलते हैं दोस्तों, है ना। तो सारे के सारे जो है, यहाँ पे कुछ विवाह भी आ गए थे, यहाँ पे कुछ आश्रम भी आ गए थे, पुरुषार्थ भी आ गए थे, ठीक है। तो चौथा आश्रम भी यहीं आया था, चौथा पुरुषार्थ भी यहीं आया था, और 8 प्रकार के विवाह आए थे जो धर्म के अनुसार और धर्म के विपरीत। ये मैं आप लोगों को इसके पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप वीडियो की लिंक जाके प्ले लिस्ट में प्राचीन भारत के नाम से आएगा, और प्राचीन भारत के नाम से आप लोगों को पूरे के पूरे स्टेप बाय स्टेप पूरे लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं। और मेरा आप लोगों से वादा है दोस्तों, अगर आप लोगों को लॉकडाउन में जो आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, तो प्राचीन भारत हिस्ट्री चल रहा है अपना, अभी मैं हिंदी चालू कर दूंगा, तो आप लोगों को सीरियल बाय सीरियल मिलेगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है ना। पूरा का पूरा आप लोग पढ़ोगे तो पूरा अच्छे से मजा आएगा और डीप में मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए बने बने रहिए दोस्तों। आगे की बात करते हैं। तो जो वैदिकोत्तर काल है, जो अपन ने पूरा खत्म कर दिया था इसके पहले लेक्चर में, परंतु एक दो चीज जो है वो छूट गई थी, तो उसको मैं बता देता हूं। देखिए अपना बचा क्या था दोस्तों, उसकी बात करते हैं। अभी अपना चल रहा है वैदिकोत्तर काल, और वैदिकोत्तर काल के बाद दोस्तों एक महाजनपद काल आ जाएगा, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैदिकोत्तर काल में ही दोस्तों, इसी काल में 4 तो पुरुषार्थ आए थे। मतलब चौथा पुरुषार्थ वैदिकोत्तर काल में आया था, चौथा ही आश्रम इसमें आया था, और कुछ विवाह आए थे, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों 16 संस्कार आ गए थे, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ क्या आ गए थे? 16 संस्कार। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, कल्प, ठीक है। कल्प जो है वेदांग का एक भाग है। वेदांग मैंने आप लोगों को वैदिकोत्तर काल के पहले भाग में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो वेदांग कितने हैं? 6। वेदांग मतलब वेदों के अंग, और वेदों के 6 अंगों को शरीर के अंगों से तुलना की गई है, ठीक है। और कल्प जो है दोस्तों, इसमें एक किताब लिखी गई थी, कल्प सूत्र, ठीक है। और इसी में एक बात की गई थी दोस्तों, ग्रह सूत्र की। और ग्रह सूत्र मतलब दोस्तों, आदमी जो है वो ग्रह के बंधन में बन जाएगा, मतलब सांसारिक मोहमाया में पड़ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उसके जन्म से लेके मृत्यु तक कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार। 16 संस्कार क्यों होते हैं? क्योंकि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए, है ना। मतलब व्यक्ति को समाज में एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए दोस्तों जो संस्कार दिए जाते हैं, वो संस्कार कितने हैं? 16। तो ये 16 संस्कार जीवन से लेके मरण मतलब मृत्यु तक होते हैं, ठीक है। तो 16 संस्कार कहाँ आए थे दोस्तों? 16 संस्कार जो है दोस्तों, ये वैदिकोत्तर काल में आए थे, ठीक है। कौन कौन से 16 संस्कार है उसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आता नहीं है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। इस वैदिकोत्तर काल में ही दोस्तों एक नई चीज आई थी, उसको बोलते हैं दोस्तों श्रेणी, ठीक है। श्रेणी क्या होता है? तो श्रेणी होता है दोस्तों व्यापारी, मतलब जो व्यापार करते हैं, ठीक है। श्रेणी मतलब दोस्तों क्या होते हैं? व्यापारी। और व्यापारियों का एक समूह था दोस्तों, ठीक है। और उस समूह को बोलते थे श्रेष्ठी, ठीक है। व्यापारियों के समूह को क्या बोलते थे दोस्तों? श्रेष्ठी। और व्यापारी आप लोगों को पता है कि आज के नए जमाने के जो व्यापारी है, वो या तो अपनी सिटी में व्यापार करते हैं या बाहर भी व्यापार करते हैं, ठीक है। तो व्यापारियों के 2 समूह हुआ करते थे दोस्तों, ठीक है। एक तो अपने इलाके में व्यापार करने वाले, और एक दूसरे जगह व्यापार करने वाले, मतलब जो बाहर जाते थे, ठीक है। तो एक व्यापारियों का जो बड़ा समूह था, ठीक है। तो व्यापारियों का समूह जो था दोस्तों, उसको श्रेष्ठी बोलते थे। और दोस्तों कभी कभी उसे बोलते थे सार्थवाह,
ठीक है, उसे क्या बोलते थे, सार्थवाह। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि वैदिकोत्तर काल में व्यापारियों के समूह को क्या बोला जाता, तो सार्थवाह बोला जाता। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो श्रेणी क्या था दोस्तों, ये व्यापारी से रिलेटेड था। श्रेणी का मतलब व्यापारी ही था। व्यापारी जो है दोस्तों अपने इलाके में या बाहर के इलाके में जाके व्यापार करते थे, और व्यापारियों के समूह को क्या बोलते थे दोस्तों, श्रेष्ठी या क्या बोला जाता था, सार्थवाह। ठीक है, चलिए ये वैदिकोत्तर काल जो है दोस्तों अपना यहाँ पे खत्म होता है। मतलब अपन ने दोस्तों 600 बीसी तक पूरा पढ़ चुके हैं, और 600 बीसी के बाद ये सारी की सारी बातें अपनी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आगे की। इस 600 बीसी में दोस्तों 600 ईसा पूर्व में एक काल आया था, उस काल को बोलते हैं दोस्तों महाकाव्य काल। ठीक है, मतलब दोस्तों महाकाव्य काल से मतलब क्या, कि इस काल में बहुत सारे महाकाव्यों की रचना हुई थी। ठीक है, महाकाव्य क्या होता है, पहले तो ये समझिए, आप लोगों को हिंदी में पढ़ाया जाएगा काव्य। ठीक है, काव्य क्या होता है, तो काव्य में दोस्तों जो है उस काव्य में व्यक्ति के जीवन या मरण की जो पूरी बातें हैं वो सारी की सारी इंक्लूड रहती है। ठीक है, काव्य को दोस्तों दो तरीके से बांटा गया है। दो तरीके होते हैं, एक तो महाकाव्य और एक क्या है दोस्तों, खंड काव्य। ठीक है, एक होता है महाकाव्य और एक क्या होता है, खंड काव्य। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। आचार्य विश्वनाथ ने कहा था कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, मतलब रस युक्त वाक्य ही क्या है, काव्य है। ठीक है, मतलब दोस्तों जिसको पढ़ने में थोड़ा रस आए, जिसमें किसी एक विशेष घटना का वर्णन हो, मतलब छोटी मोटी नहीं, बड़ी घटना है ना, या फिर दोस्तों किसी व्यक्ति के जीवन से लेके मरण का चित्रण हो। ठीक है, तो वहां पे उसको पढ़ने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, काव्य बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो महाकाव्य काल में कुछ काव्य आए थे, और काव्य जो है दोस्तों दो तरीके के रहते हैं, एक महाकाव्य और एक खंड काव्य। तो अपन तो महाकाव्य काल पढ़ रहे हैं, तो खंड काव्य अपने को बिल्कुल याद नहीं रखना। ठीक है, बस बता देता हूं कि होता क्या है। तो महाकाव्य जो है दोस्तों किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चित्रण रहता है। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति है, उसका जीवन से लेके मरण तक जितनी सारी बातें हैं दोस्तों, अगर वो किसी किताब में या किसी काव्य में वर्णित है तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, महाकाव्य। मतलब महाकाव्य वो होता है जिसमें व्यक्ति के जीवन से लेके मरण तक संपूर्ण चलचित्रण रहता है। ठीक है, परंतु दोस्तों इस महाकाव्य में से उस व्यक्ति की विशेष घटना निकाल लें तो उसको क्या बोलते हैं, खंड काव्य। मतलब महाकाव्य दोस्तों उस महाकाव्य में से कुछ चीजें निकाल लें तो उसको बोलते हैं खंड काव्य, परंतु अगर संपूर्ण जीवन का चित्रण है तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य में सोपान की 5 सीढ़ियां रहती है, मैं आप लोगों को हिंदी में पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 8 सर्ग रहते हैं। तो अब महाकाव्य काल में दोस्तों कुछ महाकाव्य की रचना हुई है, और महा मतलब दोस्तों बहुत बड़ा, मतलब महान। ठीक है, तो महाकाव्य दोस्तों चले कब थे, तो ये चला था दोस्तों 600 बीसी में। ठीक है, महाकाव्य चला था कब, 600 बीसी में, और खत्म कब हुए थे दोस्तों, तो ये हुए थे 600 एडी में। ठीक है, मतलब 600 ईस्वी में या 600वीं शताब्दी में। ठीक है, ये है दोस्तों 600 ईसा पूर्व। ठीक है, मतलब दोस्तों बात करूं मैं कि अभी ईसा पूर्व चल रहा है और ये ईस्वी है। ठीक है, तो ईसा पूर्व में मतलब दोस्तों 600 साल तो ये हो गए, और पहली शताब्दी से जोड़ूंगा तो 600 साल ये हो गए, तो 600 और 600 कितने हो गए, 1200। तो ये महाकाव्य काल कितने साल चला था, 1200 साल चला था। ठीक है, ये 600 ईस्वी में खत्म हुआ था जब कुछ गुप्त लोग आए थे। ठीक है, गुप्तों का काल आएगा, और दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना करी कि किसने, श्रीगुप्त ने। ठीक है, तो वह आप लोगों को बाद में पढ़ाया जाएगा, वह आखिरी में आएगा प्राचीन भारत में। परंतु ये महाकाव्य काल कब से कब तक चला था, तो 600 बीसी से 600 एडी तक चला था। मतलब 600 साल तो दोस्तों ये ईसा पूर्व के,
के, और 600 साल ये ईस्वी के। तो 600 और 600 कितने हो गए दोस्तों, 1200 साल तक चला था, और 600 ईस्वी मतलब गुप्त काल में आके ये महाकाव्य काल खत्म हुआ था। ठीक है, मतलब महाकाव्य की रचना या दोस्तों यहाँ पे खत्म हुई थी। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। तो इस महाकाव्य काल में कौन से महाकाव्य की रचना हुई, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने हमेशा पढ़े होंगे उनको। एक तो है दोस्तों रामायण और एक है दोस्तों महाभारत। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने इनका नाम नहीं सुना होगा। ठीक है, एक रामायण और एक महाभारत। इनकी रचना कब हुई, तो महाकाव्य काल में। ठीक है, ये कब से कब तक चलता है दोस्तों, तो 600 बीसी से 600 एडी तक चलता है। ठीक है, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट और एडी मतलब आफ्टर डेथ। ठीक है, मतलब ये ईसा मसीह से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, ये जन्म से पूर्व, ये मृत्यु के बाद। ठीक है, चलिए तो महाकाव्य काल में दो महाकाव्य की रचना हुई, एक रामायण और एक महाभारत। ठीक है, रामायण जो है इसकी दोस्तों रचनाकार कौन है, इसकी रचना किसने करी है, इसके लेखक कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों वाल्मीकि। ठीक है, रामायण की रचना किसने की है, वाल्मीकि ने। और वाल्मीकि को क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्हें बोलते हैं आदि कवि। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा आदि कवि वाल्मीकि। ठीक है, तो रामायण की रचना किसने की है, वाल्मीकि ने। और महाभारत की रचना किसने की है दोस्तों, महर्षि वेद व्यास ने। ठीक है, महाभारत की रचना किसने की है, वेद व्यास ने। ये दोस्तों कंफ्यूज नहीं हुआ, इधर का उधर नहीं कर देना, इंटरचेंज नहीं करना है। ठीक, याद रखना रामायण की रचना किसने की है, वाल्मीकि ने, और महाभारत की रचना किसने की है, वेद व्यास ने। ठीक है, सबसे ज्यादा डाउट होता है। ठीक है, एक तो रामायण के रचनाकार में, एक महाभारत के रचनाकार में, एक रामचरितमानस के रचनाकार में। ठीक है, तो रामायण की रचना किसने की है, वाल्मीकि ने। महाभारत की रचना किसने की है, वेद व्यास ने। और रामचरितमानस की रचना किसने की है दोस्तों, तुलसीदास ने की है। ठीक है, चल रामायण में दोस्तों 24,000 श्लोक हैं, है ना। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है ना, आप लोगों ने आज तक पढ़ा भी नहीं होगा, है ना। ये अंदर की बात बता दें, है ना, कि रामायण की रचना किसने की है, तो वाल्मीकि ने। वाल्मीकि को क्या बोलते हैं, आदि कवि। और रामायण में कितने श्लोक है, तो 24,000 श्लोक है। ठीक है, पहले रामायण में 6,000 श्लोक थे, फिर बढ़ा के 12,000 कर दिए गए, और अंततः कितने श्लोक हैं हम, 24,000। ठीक है, महाभारत में दोस्तों कितने श्लोक हैं, तो महाभारत में है 1,00,000 श्लोक। ठीक है, याद रखना है कि महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं और रामायण में कितने हैं, 24,000 श्लोक है। तो बड़ा कौन, 24,000 बड़ा कि 1,00,000 बड़ा, तो बड़ा कौन, 1,00,000। ठीक है, तो महाभारत जो है दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, तो महाभारत के बारे में अपन लिख सकते हैं दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है दोस्तों, महाभारत। कितने श्लोक है, 1,00,000। ये 1,00,000 श्लोक किसी भी महाकाव्य में नहीं है। ठीक है, महाभारत की रचना किसने की है, वेद व्यास ने। ठीक है, अब दोस्तों रामायण जो है उसकी रचना किसने की है, वाल्मीकि ने। वाल्मीकि को ही क्या बोलते हैं, आदि कवि। ठीक है, कितने श्लोक है, 24,000 श्लोक है। और रामायण जो है दोस्तों ये है विश्व का सबसे प्राचीनतम महाकाव्य। ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है दोस्तों, रामायण। और अगर विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो महाभारत। ठीक है, इनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्राचीनतम महाकाव्य आए तो रामायण रहेगा, और सबसे बड़ा महाकाव्य है तो महाभारत। इधर उधर इंटरचेंज नहीं कर देना है दोस्तों, है ना, नहीं तो जल्दी जल्दी भावना में बह के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है, अपने को दिमाग में बैठाना है। ठीक है, वैसे तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया ही ऐसा है, दोनों का कंपैरिजन करके बताया, तो आप लोगों को डाउट कभी आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको एक बार और रिवाइज कर देता हूं दोस्तों कि रामायण की रचना किसने की है, वाल्मीकि ने। और महाभारत की रचना किसने की है, वेद व्यास ने। वाल्मीकि को क्या बोलते हैं दोस्तों, आदि कवि। रामायण में कितने श्लोक है, 24,000। और महाभारत में कितने श्लोक है, 1,00,000। ठीक है, तो 1,00,000 श्लोक है, ये सबसे बड़ा। तो महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और रामायण जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम महाकाव्य। ठीक है, अब जो रामायण दोस्तों ये जो है एक तमिल भाषा में भी लिखी गई है और एक बांग्ला भाषा में भी लिखी गई है। ठीक है,
रामायण जो है ये दो भाषाओं में लिखी गई है। एक ये जो रामायण है दोस्तों ये संस्कृत भाषा में है, ठीक है। वाल्मीकि जी ने जो है ये किस भाषा में लिखी है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है। महर्षि वेदव्यास ने भी इसको किस भाषा में लिखा है दोस्तों, तो ये भी किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, ठीक है। परंतु रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखी है वो अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। वो कौन सी भाषा है दोस्तों, अवधी भाषा लिखी गई है, ठीक है। तो रामायण जो है ये संस्कृत भाषा में किसने लिखी है, वाल्मीकि ने। महाभारत संस्कृत भाषा में किसने लिखी है, वेद व्यास ने, ठीक है। परंतु रामायण का तमिल वर्जन किसने लिखा है दोस्तों, उनको बोलते हैं महर्षि कंबन, ठीक है। ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, एमपीएसआई में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, और एमपीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों ये यूपीएससी, एमपीपीएससी, रेलवे, पीएससीएस ये सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। इसलिए महाकाव्य काल पढ़ाना जरूरी था, ठीक है। तो रामायण का तमिल वर्जन किसने लिखा है, कंबन ने, और बांग्ला भाषा में किसने लिखा है दोस्तों, तो कीर्तिवास ने लिखा है, ठीक है। ये दो चीज आप लोग दिमाग में बैठा लेना, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यूपीएससी, पीसीएस वगैरह सभी में आते हैं, एमपीपीएससी वगैरह में, ठीक है। कि दोस्तों महाकाव्य काल में एक रामायण की रचना हुई थी, और रामायण की संस्कृत भाषा में किसने लिखा है, वाल्मीकि जी ने, ठीक है। तमिल भाषा में किसने लिखा है, कंबन ने, और बांग्ला भाषा में किसने लिखा है, कीर्तिवास ने, ठीक है। ये तीन चीज बिल्कुल आप लोग दिमाग में बैठाना। एक बार और फिर से बता देता हूं, भूलना कभी नहीं है कि रामायण की संस्कृत में रचना किसने की है, वाल्मीकि ने, तमिल भाषा में कंबन ने, और बांग्ला भाषा में कीर्तिवास ने, ठीक है। ये जो महाभारत है दोस्तों इसकी भी रचना हुई है तमिल और बांग्ला में, पेरुंदेई वगैरह इनके द्वारा हुई है, परंतु ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक नहीं बहुत सारे लोग थे, ठीक है, तो उनका याद नहीं रखना है। परंतु यहाँ पे व्यक्ति विशेष है ना, स्पेशल वन पर्सन है, तो इसलिए अपने को याद रखना है, ठीक है। इसको एक बार और रिवाइज कर देते हैं दोस्तों कि रामायण जो है सबसे पहले तो याद रखना है कि महाकाव्य काल कब से कब तक चलता है, तो 600 बीसी से 600 एडी तक, ठीक है। मतलब 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, मतलब 12 साल चले थे। 600 साल ये, 600 साल ये, और 600 कितने हो गए दोस्तों, 1200, ठीक है। तो ये वैदिकोत्तर काल में स्टार्ट हुआ था, खत्म कहां पे हुआ, गुप्त काल में, ठीक है। महाकाव्य क्या होता है, महाकाव्य होता है कि किसी व्यक्ति के जीवन से लेकर मरण तक जो चलचित्रण रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, महाकाव्य बोलते हैं, ठीक है। महाकाव्य में दो महाकाव्य मैंने आप लोगों को पढ़ा है, एक रामायण और एक महाभारत। रामायण की रचना किसने की है दोस्तों, रामायण और महाभारत दोनों संस्कृत में लिखे गए हैं। शुरू में किसने लिखा है, पहले रामायण लिखा है वाल्मीकि जी ने, वाल्मीकि को क्या बोलते हैं, आदि कवि। महाभारत किसने लिखा है, वेदव्यास ने। रामायण जो है दोस्तों इसमें कितने श्लोक हैं, तो 24,000 श्लोक है। महाभारत में कितने श्लोक है, तो 1 लाख श्लोक हैं। इसलिए महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और रामायण जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम महाकाव्य, मतलब सबसे पहले इसी की रचना हुई थी रामायण की, ठीक है। और सबसे ज्यादा श्लोक की बात करूं तो महाभारत में। रामायण जो है दोस्तों संस्कृत में वाल्मीकि जी ने लिखा है, परंतु तमिल भाषा में किसने लिखा है, कंबन ने, और बांग्ला भाषा में किसने लिखा है, कीर्तिवास ने, ठीक है। तो ये दोस्तों यहां तक अपना महाकाव्य काल खत्म होता है। इसके बाद जो काल चलेगा दोस्तों वो चलेगा दोस्तों महाजनपद काल, ठीक है। महाजनपद काल मतलब दोस्तों कैसा, मैंने आप लोगों को बताया था कि ऋग्वेदिक काल में जो है दोस्तों राजनीतिक इकाई की सबसे बड़ी इकाई क्या थी, तो राजनीतिक इकाई में सबसे बड़ी इकाई थी जन। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जनपद, और बहुत सारे जनपद से मिलकर क्या बनता है, महाजनपद। और महाजनपद दोस्तों 16 थे, और सबसे बड़ा था मगध महाजनपद। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। नहीं सुना तो अपना अगला एपिसोड देखने का इंतजार कीजिए, मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को मैंने यहां तक पढ़ा दिया महाजनपद काल तक। अब महाजनपद काल जो है अपना स्टार्ट होगा, ठीक है। इसे देखने के लिए अपना अगला एपिसोड देखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इतना आप लोग पढ़िए, किसी भी क्योंकि किताब से जो आप लोग के पास किताब है उससे क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और दोस्तों ये आज जो पढ़ा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। इन पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है कि प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा, और रचना किसने की है, ठीक है। एक बार और बता देता हूं कि रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है, महाभारत की रचना वेदव्यास ने की है, और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की है। ये दोनों संस्कृत में लिखे गए थे शुरू में, परंतु रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया, ठीक है। और रामायण की तमिल भाषा में किसने लिखी है, कंबन, और बांग्ला भाषा में किसने लिखा, तो कीर्तिवास ने। चलिए, ठीक है, थैंक यू।